कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 42nd अमेंडमेंट पे। आपने देखा था 368 और 4 और 5, 368 4 की जो भाषा थी वो देखी थी आपने, और 368 4 की जो भाषा है वो क्या कह रही है कि अगर कोई संविधान का संशोधन है जो किया गया है, ठीक है, या संविधान का संशोधन किया जाना तात्पर्यित है, या तो किया गया है, किया गया मीनिंग देर बाई 368 की प्रक्रिया का पालन किया गया है, और किया जाना तात्पर्यित, इस शब्दावली की जब व्याख्या होगी तो इससे जो निकल कर आएगा वो यही होगा कि यद्यपि 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि 368 की प्रक्रिया का पालन करने का प्रयत्न किया गया था, अर्थात संविधान का संशोधन करने का प्रयत्न किया गया था, इसलिए ये जो प्रयत्न है इसके द्वारा जो कुछ हुआ वो संविधान का संशोधन, ठीक है, उसके द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यानी 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो 368 4 की शक्ति संसद अर्जित करना चाह रही है वो शक्ति ऐसी है कि भले ही 368 की प्रक्रिया का पालन न भी हो, लेकिन फिर भी जो कुछ पास होकर आएगा उसे संविधान का संशोधन मानना ही होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं, आप देखें 368 4 इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध भी हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसके मतलब यह हुए कि फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान के का जो हुआ उससे लेकर 42वें संविधान संशोधन तक जितने संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित किए गए, ठीक है ना, वे असंवैधानिक इन्हीं आधारों पर तो घोषित हुए कि संसद ये कर ही नहीं सकती, संसद ये कर ही नहीं सकती, इसी पर तो हुए। और उन सारे संविधान संशोधनों के लिए अब क्या माना जाएगा कि चूंकि आप कह रहे संसद ऐसा कर नहीं सकती और हमने किया है, इसका मतलब यह हो गया कि यह संविधान संशोधन किया जाना तात्पर्यित है। इन शब्दों में तो यह बात आई जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर 42वें तक जो कुछ असंवैधानिक घोषित हुआ वो अब कुछ भी असंवैधानिक नहीं रहा, पहली चीज। और जो दूसरी बात आ रही है वो ये कि प्रारंभ के पहले या पश्चात, ठीक है, अगर कोई संविधान संशोधन किया जाना तात्पर्यित होगा तो उसे भी किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी। इसका मतलब भविष्य के लिए स्थिति यह आ गई है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन न भी किया जाए और कोई संविधान संशोधन कर दिया जाए तो उस संविधान संशोधन के लिए भाषा शास्त्रियों को यह तो कहना ही पड़ेगा कि इसके माध्यम से संविधान संशोधन किया जाना तात्पर्यित है, ये तो कहना ही पड़ेगा। और जब ये कहेंगे आप तो फिर उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर, यानी इस आधार पर भी नहीं कि 368 की प्रक्रिया का ही पालन नहीं हुआ, इस आधार पर भी, क्योंकि लिखा क्या है, किसी भी आधार पर
प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। बाकी सब बातें तो कांग्रेस के लोग बैठ कर कह देते झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब ये तो कम से कम नहीं कह पाओगे तो आपकी किताबों में आज भी मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भले ही हो गया हो, लेकिन इसे बेयर टेस्ट से हटाने का काम तो संसद का ही है, और वो हटाने का समय, ठीक है, क्योंकि आप कुछ हटाएंगे तो फिर उसी मेजॉरिटी से आना है, तो उस मेजॉरिटी से, ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्हें हटाने का समय नहीं मिला होगा, वो कौन पढ़े ये सब, ठीक है, ये भी तो है। तो वो आज तक वैसे का वैसा मौजूद है। हम लोगों के भाग्य से, नहीं तो 39th अमेंडमेंट ढूंढने के लिए कि 39th अमेंडमेंट की धारा 3, 4, 5 क्या कहती थी, उसे ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। तो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से एक अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ये भविष्य के संविधान संशोधनों के लिए हासिल की गई, और भूतकाल में जो कुछ असंवैधानिक हो चुका था वो सब कुछ संवैधानिक हो गया, ठीक है, वो सब कुछ संवैधानिक हो गया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज बची ही नहीं, ठीक है ना। 42nd अमेंडमेंट पास होने के साथ ही, क्योंकि 348 ने कह दिया पहले या बाद में, यानी अब अगर संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध बचा संविधान के संशोधन के मामले में, तो सिर्फ वही प्रतिबंध बचा जो इंग्लैंड में है, यानी स्वयं संसद में बैठे लोग, ठीक है, लोकतंत्र के प्रति बड़े संवेदनशील हों और वे स्वयं ऐसा कोई संशोधन करे ही ना, ठीक है ना, जो अगेंस्ट हो बेसिक स्ट्रक्चर के, तो बात अलग है। या जनता में इतनी, ठीक है, इच्छा शक्ति दिखाई दे कि उनके कारण से वो हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि वो ये भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा इसके बाद वो ये भी कर सकते हैं कि चुनाव अब 20 साल बाद हुआ करेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि शी जिनपिंग, ठीक है, या पुतिन, जिन्होंने अपने यहां इस प्रकार संविधान संशोधित कर लिए कि हम जब तक रहेंगे हम हमेशा राष्ट्र प्रमुख रहेंगे, अब तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जनता से तो डरना ही पड़ता, अगर सारी जनता विद्रोह इस पर उतर आए, ठीक है, तब तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तत्कालीन समय में सोचें, तत्कालीन समय में, ठीक है, आप जरा 70 से 80 का दशक इसे देखेंगे तो उस समय जनता तो, उसे तो मालूम ही नहीं था कुछ। भाई जस्टिस हेगड़े ने कहा ना कि जनता मिस इन्फॉर्म्ड है, ठीक है, और आपका रेडियो और प्रेस फ्री है गवर्नमेंट की प्रशंसा करने के लिए। तो उस समय तो आपको ये बातें सुनकर जादू सा लगता होगा। उस समय पूरब और पश्चिम फिल्म में वो गांधी, सुभाष, ये नेहरू, इस टाइप की फिल्में, मतलब जिससे महिमा मंडन हो कांग्रेस का, वही चीजें समाज में चलती थी। इसीलिए जस्टिस हेगड़े को कहना पड़ा होगा कि जनता मिस इन्फॉर्म्ड है। नहीं तो आप सोचो देश विभाजन कब हुआ, और ठीक है, उसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तरदायी है जो लोग हैं, उन्हें उत्तरदायी कहा ही नहीं गया इतिहास में, ठीक है, वो हीरो बनकर हमारे सामने आए, ठीक है। हमने थोड़ी देश विभाजन स्वीकार किया, अगर मीठा मीठा गप तो कड़वा कड़वा थूके से, ठीक है, देश विभाजन तो आप ही ने स्वीकार किया, लेकिन ये स्थिति है। तो उस समय जनता से तो ये इच्छा, मतलब अपेक्षा थी ही नहीं कि वो ऐसा कोई संविधान संशोधन जो नहीं होना चाहिए उसे होने के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति में आ जाएगी। जनता से तो ये अपेक्षा उस समय कम से कम नहीं थी, और अगर होती तो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो तो ऐसा ही है, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी, और अगर प्रधानमंत्री का निर्वाचन किसी भी न्यायालय ने, ठीक है, कभी भी अवैध घोषित किया है तो सभी उद्देश्यों के लिए उसे पूर्णतः वैध माना जाएगा। तो वैसा ही संविधान संशोधन है, इसी के विरोध में जनता निकल आती है। लेकिन पूरे देश में कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, तो जनता से यह अपेक्षा तो थी नहीं। और
संसद में बैठे लोग ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रति कितने संवेदनशील थे, वो तो 39th अमेंडमेंट से ही दिखाई दे रहा है। और वही अभी पार्लियामेंट के चुनाव नहीं हुए हैं, जो 39th अमेंडमेंट पारित कर रही थी वही 42nd अमेंडमेंट पारित कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। 368(4) पास किया और 368(5) तो उससे भी जबरदस्त शक्ति दे रहा है। 368(5) हम लोगों ने कल भी देखा था, कहता है शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन, यानी उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है, परिवर्तन यानी बिल्कुल बदला जा सकता है, या निरसन बिल्कुल निरस्त किए जा सकते हैं। और एक निरसन किया जा सकता तो सारे के सारे निरसित किए जा सकते हैं। ठीक है, यह निरसन के रूप में, यानी संशोधन किस किस रूप में किया जा सकता है, निरसन के रूप में, परिवर्धन के रूप में और परिवर्तन के रूप में। संशोधन के सारे प्रकार वो 368(5) में जोड़ दिए कि जो कह रहे थे बार बार ना कि संशोधन शक्ति स्वयं में सीमित है। जो कोर्ट का एक मेजर आर्गुमेंट था केशवानंद भारती में भी और गोलकनाथ में भी है कि आपको जो शक्ति मिली वो संशोधन की शक्ति मिली है। और संशोधन का अर्थ परिवर्तन या निरसन नहीं होता, आप संशोधन कर सकते हैं और संशोधन का मतलब होता है सीमित। तो उस आर्गुमेंट को काउंटर करना है, तो उस आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए संशोधन शब्द डिफाइंड हो गया। ठीक है, और डिफाइंड होकर क्या कर दिया, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन। अब आप कहेंगे कि आज से पहले क्या 368(4) और 368(5) पढ़ा ही नहीं गए? ठीक है, लोगों को पता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि इससे पहले जो देश का राजनीतिक वातावरण था, ठीक है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी, ठीक है, आज भी हायर एजुकेशन, इसमें सिलेक्शन कैसे होते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें सिर्फ कृपा से ही सिलेक्ट हुआ जा सकता है। ठीक है, सिर्फ कृपा से, बाकी कोई आप लिए बैठे रहो, मेरिट अपने घर पे आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ईश्वर की कृपा हुई, कोई एक आध सेलेक्ट हो गया तो हो गया, अदरवाइज कृपा से ही सेलेक्ट हुआ जा सकता है। और कृपा से वही लोग सेलेक्ट हो गए। उन्होंने 368(4) और 5 पढ़ाई तो, लेकिन क्या कहा, संसद ने ऐसा किया। ठीक है, सरकार ने ऐसा किया। और जैसे कहा जाता संसद ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, वैसे क्या होता, आपके दिमाग में वर्तमान सरकार और वर्तमान संसद ये आती है, व्यक्ति आते ही नहीं है, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। ठीक है, और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही ये सब हो रहा था। ये सारा किस्सा 67 से शुरू होता है और इंदिरा गांधी का अभ्युदय राजनीतिक क्षितिज पर 67 में होता है, 84 में उनकी मृत्यु है। इन्हीं वर्षों में ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, ये बात बताई नहीं जाती। ठीक है, इसलिए भगवान और बन के, ठीक है, पूरे देश में ये पूजे जाते रहे। ठीक है, क्योंकि सूचना के स्रोत उन पर कब्जा है। ठीक है, तो कहता अब संशोधन शब्द इन्होंने परिभाषित कर दिया। कहता परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो 368(4) और 368(5) पारित करने के साथ ही अब तक केशवानंद भारती तक जो कुछ हुआ, यानी 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी पुनरुज्जीवित हो उठा है, वो भी पुनरुज्जीवित हो गया। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना कि वो लोकतंत्र के विरोध में था और सेपरेशन ऑफ पावर के विरोध में था, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का विरोध करता था, इसलिए वो संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता। लेकिन वो संविधान संशोधन किया जाना तात्पर्य तो था उससे, और चाहे संविधान संशोधन के पारित होने के पूर्व या पश्चात कोई संविधान संशोधन किया गया, यह संविधान संशोधन किया जाना तात्पर्य था। ठीक है, पहले या पश्चात, दोनों शब्दों को साथ लेंगे, पहले या पश्चात।
तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती दी नहीं गई। तो जैसे वो है कि अवैध की संविदा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता इसलिए शून्य होती है, ठीक है ना। अवैध की संविदा, चूंकि अवैध में संविदा करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए अवैध की संविदा होती ही नहीं, और चूंकि वो होती ही नहीं तो उसे शून्य कह दिया जाता है सकारात्मक ढंग से, क्योंकि कहने का और कोई तरीका ही नहीं है सकारात्मक ढंग से, इसलिए कह दिया जाता है। ऐसे ही जब पूर्व या पश्चात कोई भी संविधान संशोधन किया जाना तात्पर्य था, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती दी ही नहीं जा सकती थी। तो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो चुनौती दी गई है वो तो अवैध हो गई, और जब वो अवैध हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि चुनौती मिली ही नहीं, यह मान लिया जाएगा लीगल फिक्शन से, ठीक है। लीगल फिक्शन से यह माना जाएगा कि कोई चुनौती मिली ही नहीं, तो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी जीवित हो गया। फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर 42 तक सब जीवित हो गया, ठीक है। और मुख्यतः जो हमला है वो क्या काहे पर है? जुडिशियल रिव्यू। इस पर क्यों है? इसलिए कि अगर संसदीय सर्वोच्चता रहेगी, यानी संसद की संविधायक शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं होगा, तो उनकी मान्यता 74-75 में तो यही है कि हम ही रहेंगे सरकार में, ठीक है। और जब हम सरकार में रहेंगे तो पार्लियामेंट तो, ठीक है, हमारे अनुकूल होगी ही, नहीं तो सरकार में होंगे कैसे भाई, ठीक है। पार्लियामेंट में तो हम जीते हुए होंगे ही। तो केवल एक चीज बची है हमारे खिलाफ, यानी राज्य की 3 शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका तो हमारे पास आई गई, कार्यपालिका में हम हैं, अब बची न्यायपालिका, तो उसकी सारी शक्ति छीन लो, ठीक है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर जिसका सपना फ्रेमर्स ने देखा था, वो सिर्फ अपने हाथ में ले लो, इसे कहते हैं तानाशाही, इसे कहते हैं तानाशाही, ठीक है। इसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो इंदिरा गांधी सिर्फ एक तानाशाह थी हमारी नजर में, तो बाकी कुछ भी नहीं थी, ठीक है। ये है असल डिक्टेटरशिप कि अब न्याय जो कुछ कर रहे हैं, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये तो क्या छीना गया? जुडिशियल रिव्यू। मुख्यतः 42nd अमेंडमेंट जो छीन रहा है वो क्या? जुडिशियल रिव्यू। और आप देखें पूरे देश में कहीं चू नहीं हुई इस सब के बाद। चू कब हुई? जब 42nd अमेंडमेंट मिनर्वा मिल में चैलेंज हुआ, ठीक है। और मिनर्वा मिल में क्यों चैलेंज हुआ? ठीक है, इसलिए मिनर्वा मिल में चैलेंज हुआ कि आपको याद है 42वें संविधान संशोधन से 31C को भी अमेंड किया था, और 31C में यह लिख दिया था कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये अपर हैंड रहेंगे। इनकी किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की जो नीति है उसको लागू करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अगर कोई भी कानून बनेगा तो उसे किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी। और 1974 में जो 39th अमेंडमेंट पास किया, वो सॉरी जो 39th अमेंडमेंट पास किया इन्होंने, 39वां संविधान संशोधन, उसमें केवल प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित सवाल थोड़ी थे, अन्य बातें भी थी। उस 39वें संविधान संशोधन से 1974 में एक अधिनियम बनाया गया, 6th टेक्सटाइल नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है ना। बीमार औद्योगिक इकाइयों को अपने कब्जे में ले लेने के संबंध में एक कानून बनाया गया, और उस कानून को 39वें संविधान संशोधन से 9th शेड्यूल में रख दिया गया, ठीक है ना। 9th शेड्यूल में जाते ही वो क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती आ गया,
ठीक है ना, ये आ गया बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपका केशवानंद भारती में 25वां संविधान संशोधन, ये भी चैलेंज हुआ था, ठीक है ना। केशवानंद भारती में तो 24वें और 25वें दोनों को चुनौती मिली थी, और 25वें संविधान संशोधन को भी वैध पाया था। लेकिन 25वें संविधान संशोधन से 39B और C उसकी बात हुई थी, 42 में से सभी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात हुई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने 39th अमेंडमेंट से सिख टेक्सटाइल नेशनलाइजेशन एक्ट जो था उसको उठाकर नवी अनुसूची में रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, उस समय तक आपका वामन राव डिसाइडेड नहीं है, वामन राव और आगे डिसाइड होगा, ठीक है। तो वामन राव डिसाइड न होने के कारण 39th अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल में जाते ही जो एक्ट है उसे किसी भी आधार पर चुनौती मिल ही नहीं सकती। वामन राव में यह आ जाएगा कि ना, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आधार पर 39th अमेंडमेंट पर जो कुछ शामिल है उसे भी चुनौती मिल सकती है, ठीक है ना। हालांकि वामन राव में वो ये कहेंगे कि केशवानंद भारती तक जितने भी एक्ट रख दिए गए 9th शेड्यूल में उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन केशवानंद भारती के बाद जिनको शामिल किया है उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर चुनौती मिल जाएगी। और इसे कहने का कारण वामन राव में ये बताएंगे कि माना यह जाना चाहिए कि जब केशवानंद भारती वो डिसाइड कर रहे थे तो वो अगर ये पाते कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कानून है तो 9th शेड्यूल में जो रखा गया उसके संबंध में भी वो कुछ कहते, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि 9th शेड्यूल में जो एक्ट उस दिनांक तक, जिस दिन केशवानंद भारती डिसाइड हुआ उस दिन तक रखे गए, वे बेसिक स्ट्रक्चर का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो शामिल किए जाएंगे उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाएगा, ठीक है। वामन राव में यह कहा। एक चीज और भी है, वामन राव से पूर्व यह स्टेब्लिश ही नहीं था, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू होगा या एक्ट को भी लागू होगा, ठीक है। यह भी तय नहीं था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल किसको लागू होगा, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या एक्ट को भी, यह भी तय नहीं था। लेकिन खैर यह तय न भी हो तो भी अगर आप कोई भी एक्ट 9th शेड्यूल में रखना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू हो रहा, ये तो तय ही है। तो कुल मिलाकर 39वें संविधान संशोधन से सिख टेक्सटाइल एक्ट जो था, ठीक है ना, उनको उठा करके 9th शेड्यूल में रख दिया, ठीक है। अब जब 9th शेड्यूल में रखा तो संविधान का संशोधन तो हुआ ही, ठीक है ना। भाई संविधान का संशोधन हुआ 39वें संविधान संशोधन से एक और तो वो किया था, और दूसरा ये सिख टेक्सटाइल एक्ट 1974 जो पारित किया, सिख टेक्सटाइल नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, ये जो पारित किया इसको उठा करके 9th शेड्यूल में रख दिया, ठीक है। अब अगर हम सिख टेक्सटाइल एक्ट 1974 को चुनौती देना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, हमें यह कहना पड़ेगा कि सिख टेक्सटाइल एक्ट 1974 को जो रखा गया 9th शेड्यूल में, और उसे 9th शेड्यूल में रखने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, यह हमें कहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो अवैध है, ठीक है ना, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कहने के लिए, ये हम कह पाए, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी यह है कि हम ये कहें कि 42वां संविधान संशोधन जैसा संशोधन करने की कोई ताकत संसद के पास नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, ठीक है ना।
बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आज भी काम कर रहा है, और जो कुछ आपने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ दिया, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान का हिस्सा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं। अगर हम ये ना कहें तो हम चुनौती दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अरे भाई सीधी सी बात है, 39वें संविधान संशोधन से वो एक्ट जिसके माध्यम से मेरी मिल ले ली गई, ठीक है ना, वो एक्ट 9 शेड्यूल में है। ठीक, 9 शेड्यूल अमेंड करके उसमें वो एक्ट रखा गया। ठीक है, अब उसी एक्ट के मुताबिक मेरी मिल ले ली गई। 42वां संविधान संशोधन पारित हो चुका है। संसद की संविधायिक शक्ति पर कोई निर्बंधन बचा ही नहीं। ठीक है, हम ये चाहते मेरी मिल बचे, तो हम कहें क्या? हमें यह कहना पड़ेगा, हमें जो कहना पड़ेगा वो ये कहना पड़ेगा कि इस एक्ट को 9 शेड्यूल में रखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, इस एक्ट को 9 शेड्यूल में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि 9 शेड्यूल में रखते ही ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इसे 9 शेड्यूल में रखने के लिए आपने संविधान का संशोधन किया, और ये एक्ट ऐसा है, ये एक्ट ऐसा है जो 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसे 31C, ठीक है, का प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। ठीक है ना, ये 39B और C उसमें वर्णित पॉलिसी का प्रमोशन नहीं करता, इसलिए इसे 31C का प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। ठीक है ना, अगर हो, क्योंकि 9 शेड्यूल में रखने की व्यवस्था 31B में, ठीक है, ये है, तो इसे रखा ही नहीं जा सकता 9 शेड्यूल में, क्योंकि या तो ये 39B और C की पॉलिसी को प्रमोशन करे, वो है नहीं। ठीक है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट का विरोध कर रहा है, ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए इसे 9 शेड्यूल में रखने के लिए कोई संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हम कहें, और 42वें संविधान संशोधन के रहते हम ये कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन तो कह रहा संसद कोई भी परिवर्तन करे, संसद कोई भी संशोधन करे, संसद निरसन कर दे, उसकी संविधायिक शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है ही नहीं, और वो भी न कभी था न कभी होगा। ठीक है ना, ये कह दिया है 368 4 और 5 में, तो हमारे पास रास्ता ही क्या बचा? हम केवल ये कहने के अलावा कुछ कह ही नहीं पाएंगे। अगर अपनी फैक्ट्री हम बचाना चाहते हैं, कि हम ये कहें कि मिनर्वा मिल, ठीक है, मिनर्वा मिल के मामले में हम ये कहें कि साहब 42वां संविधान संशोधन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन नहीं हो सकता तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड आप नहीं कर सकते, फिर तो ये बात आ गई ना, जैसे 42वां हटा, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते, मीनिंग देयर बाय बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है। और साथ में 31C में ये जो शब्द हैं कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा और 9 शेड्यूल में रख दिया जाएगा, ठीक है, तो उसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, वो किसी भी आधार नहीं बल्कि 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ये बात भी हट जाएगी। फिर आ जाएगा कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, फिर तो ये शब्द आ जाएंगे ना, 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई संविधान का संशोधन, ठीक है, या कोई कानून बनाया गया है, ठीक है, जिसे 9 शेड्यूल में रखने के लिए संविधान का संशोधन किया गया है, ठीक है, तो वो पूरी तरह वैध है, फिर ये बात आ जाएगी। लेकिन फिर मसला 39B और C तक सीमित हो जाएगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये हम हासिल कर पाए हैं, ये स्थिति, यानी हम इस एक्ट को चुनौती दे पाए हैं, जो हमारी फैक्ट्री का लिया जाना विधि सम्मत बना रहा है, इसे हम चुनौती दे पाए। इसके लिए जरूरी यह है
कि हम 42nd अमेंडमेंट को चुनौती दें, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं। हम आपको भारतीय जनता की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता ये बता रहे हैं। यानी 42वां संविधान संशोधन पास हो गया, पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं, ठीक है, पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं। जबकि 368 4 और 5 जैसे संशोधन तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकते, पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं। तो कांग्रेस का या इंदिरा गांधी का सोचना गलत नहीं था। अगर वो ये मान रहे थे कि पूरे देश में हम ही शासन में हमेशा रहेंगे, तो वो गलत नहीं मान रहे थे। अगर 368 4 और 5 जैसे संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है, और पूरे देश में कहीं कोई आवाज ना उठे, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर कुछ भी किया जा सकता है। और 368 4 5 से तो 39th अमेंडमेंट भी जिंदा हो गया, सब कुछ जिंदा हो गया। तो इसके बाद भी पूरे देश में कहीं कोई आवाज नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, ठीक है। ये बताते हैं आज सब स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की नहीं रही है, ये है स्थिति, ठीक है। तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। और जब आर्थिक हितों पर चोट हुई, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी सुमोटो कॉग्निजेंस, ये भी तो एक चीज है, आप तो बड़ी जल्दी ले लेते हो। उस समय क्या हो गया था, ठीक है, उस समय कुछ नहीं ले पाए। तो जब आर्थिक हितों पर चोट पड़ी, तो आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए पहुंच गए मिनर्वा मिल में। लेकिन चलो, पहुंचे तो, ठीक है। और अब मिनर्वा मिल में फिर डिसाइड होना शुरू हुआ, तो दो विचारधाराएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। आखिर वो लोग भी जो इस प्रकार के संशोधन कर रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, ठीक है। और उनकी बात जो कह रहे हैं वो, ठीक है, उसे भी तर्क के आधार पर ही काटा जाना चाहिए, ठीक है। तर्क के बिना उसे भी नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आपको तो गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिलता, उसे सजा मिलनी चाहिए, ये सही है। लेकिन आपको गुंडागर्दी उसके अगेंस्ट करने की छूट तो नहीं मिलेगी। तो कोर्ट ने यही, जब ये चुनौती मिली, तो कोर्ट के सामने एक बात रखी गई कि भाई संसद संविधान का कोई संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा तो पूरे संविधान में कहीं लिखा नहीं, ठीक है। पूरे संविधान में संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है, उसे कहीं भी सीमित नहीं किया। जब सीमित नहीं किया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संसद की संविधायिक शक्ति पर कोई प्रतिबंध है, ठीक है। अगर संसद की संविधायिक शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाने की इच्छा फ्रेमर्स की रही होती, तो उन्होंने ऐसा लिखा होता कि संसद की संविधायिक शक्ति पर कोई निर्बंधन होगा, लिखा नहीं। तो फ्रेमर्स की जो इच्छा थी कि संसद की संविधायिक शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं होना चाहिए, वही तो हमने 368 5 में रखा है कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि संसद की संविधायिक शक्ति पर इस संविधान का संशोधन, परिवर्तन अथवा निरसन के माध्यम से करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है ना। और यही तो हमने 368 4 में कहा कि सब किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो इसमें गलत क्या है, ठीक है। अब दूसरा व्यू, क्योंकि तर्क को तर्क पर काटना पड़ेगा, तो दूसरा व्यू यह है कि भाई फ्रेमर्स की एक इच्छा पूरे संविधान को पढ़ने से दिखाई देती है कि वो एक कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं।
अनकंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए जस्टिस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करेगी, हटाएगी लेजिस्लेचर। ठीक है, हटाएगी लेजिस्लेचर। भाई आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ये बताई गई है, हटाएगी लेजिस्लेचर। लेकिन जब तक नहीं हटाती तब तक उनकी स्वतंत्रता बिल्कुल सुनिश्चित रहे, इसके प्रावधान बाकी किए गए। ठीक है ना। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के रूप में समाज के अधिकार वो भी सुरक्षित किए गए कि व्यक्ति के अधिकारों की सीमा इतनी न बढ़े कि वो समष्टि के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने लगे। ये भी ठीक है रखा गया। तो वो विभिन्न प्रोविजंस अगर आप देखेंगे तो पूरे संविधान में चेक एंड बैलेंस इसकी थ्योरी दिखाई देती है। पूरा संविधान नियंत्रित संविधान चाहते थे, ऐसा दिखाई देता है। और आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप जो कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने संशोधन की शक्ति आपको दी। ठीक है ना। संशोधन की शक्ति वो चाहते तो वो भी ऐसे ही व्याख्यायित कर सकते थे जैसे आपने की। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया उसे उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। उन्होंने संशोधन शब्द का प्रयोग किया, तो इस संशोधन शब्द को पूरे संविधान के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। तो पूरे संविधान के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो यह दिखाई देता है कि जब कभी यह संविधान असंतुलित होने लगे, ठीक है ना, जब ये असंतुलित होने लगे तो आप इसे संशोधन करके संतुलित कर देना। ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने संशोधन इसकी शक्ति आपको प्रदान की। व्याख्या उन्होंने नहीं की, लेकिन व्याख्या नहीं की यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि व्याख्या की भी है। हां, वो व्याख्या विविक्षित है, अभिव्यक्त नहीं है। ठीक है ना। और वो विविक्षित व्याख्या वो नहीं है जो आपने अभिव्यक्त कर दी। आपने तो संशोधन की सीमित शक्ति को संशोधन की असीमित शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और इस असीमित शक्ति के साथ तो स्वयं संविधान ये डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसे सारे प्रावधान हटा दें जो चुनाव से संबंधित हैं, आप ऐसे सारे प्रावधान हटा दें जो निष्पक्ष न्यायपालिका के गठन से संबंधित है। आप जुडिशियल रिव्यू हटा रहे, तो जुडिशियल रिव्यू हटाने के बाद फंडामेंटल राइट का मतलब क्या बचेगा? ठीक है, कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। तो आप फ्रेमर्स की इच्छा के अगेंस्ट, फ्रेमर्स की इच्छा दिखाई दे रही है, आपकी गलत कहते हैं, फ्रेमर्स की इच्छा दिखाई नहीं दे रही। फ्रेमर्स सीमित संशोधन की शक्ति आपको देना चाहते थे, और वो सीमित संशोधन की शक्ति क्यों? इसलिए ताकि संपूर्ण संविधान जो एक कंट्रोल्ड, एक नियंत्रित संविधान है, वो अगर युगीन परिस्थितियों के मुताबिक क्या हो, डिसबैलेंस हो जाए, तो उसे आप संशोधन के माध्यम से बैलेंस कर दें। ये जो ऑलरेडी संविधान में है उसे आपको लगता है कि विविक्षित करने से ज्यादा लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो आप अभिव्यक्त कर दें। इसके लिए संशोधन की शक्ति दी गई, न कि असीमित संविधान संशोधन की शक्ति आपको मिली है। और आप जो संविधान संशोधन की शक्ति अर्जित कर लेना चाहते हैं वो असीमित है, जो आपको कभी मिली ही नहीं थी। जब आपको कभी मिली ही नहीं, तो आपके पास जब ऐसी ताकत है, वही बात आ रही है कि अवयस की संविदा होती ही नहीं। ठीक है। तो आपने ये जो 42वां संविधान संशोधन किया, ये संशोधन की शक्ति के आधार पर ही किया ना। और ये संशोधन की शक्ति कि आप ऐसा संशोधन कर पाए, ये कभी आपको है ही नहीं 368 में।
हां, यह शक्ति है कि अगर कभी यह संविधान डिसबैलेंस होने लगे तो आप बैलेंस कर दो। यह भी शक्ति है कि जो कुछ विविक्षित है उसे अभिव्यक्त कर दो। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत चीजें संविधान में शामिल की गई थी, जिसमें हमने बताया था प्रीएम्बल, उसको भी अमेंड किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसको भी अमेंड किया था और कहा था सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उनकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ उन्होंने 368 4 और 5 को असंवैधानिक बताया। कहा ये चूंकि जुडिशियल रिव्यू को ले रहा है और जुडिशियल रिव्यू एक, ठीक है, डिवाइस है, एक उपाय है ये चेक करने का कि आपको जो शक्ति दी गई आप उसी शक्ति का उपयोग कर रहे हो, उस शक्ति के उपयोग के नाम पर कुछ और तो नहीं कर रहे हो, और इस शक्ति के बिना संविधान असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। और वे एक संतुलित संविधान चाहते थे, इसलिए संशोधन की शक्ति, ठीक है, ये इस प्रकार नहीं बढ़ाई जा सकती जैसे 368 4 और 5 के माध्यम से आपने बढ़ा ली। मिनर्वा बिल में जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित हुआ, ठीक है, और साथ में संशोधन की सीमित शक्ति ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि संशोधन की शक्ति सीमित थी आपके पास, इस प्रकार का संविधान संशोधन करने की शक्ति थी ही नहीं, और जब इस प्रकार का संविधान संशोधन करने की शक्ति थी ही नहीं तो आपने ये जो संविधान संशोधन किया ये हुआ, ये माना ही नहीं जाएगा, जैसे अवैध की संविदा हुई ये माना ही नहीं जाता, ठीक है ना। तो जब यह हुआ ही नहीं, ठीक है, तो फिर स्थिति क्या आ गई केशवानंद भारती की कि बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी अमेंडेड, और फिर वे अपने व्यू पर कायम रहे, लेकिन शायद इसके बाद भी स्थितियां बदलती हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव हो गए और इंदिरा गांधी फ्लैट हो गई, ठीक है, बुरी तरह हार गई, ठीक है। जो सरकार आई वो चूंकि इनके अत्याचारों के बाद जब आई थी, इसलिए वो ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि किसी भी संविधान संशोधन को करती इस ढंग से। 80 में ये वापस आई, ठीक है, लेकिन हमने कल भी कहा कि उस समय के लोगों से अगर आप चर्चा करें तो फिर ये संविधान संशोधन करने की बातें करती रही, सार्वजनिक तौर पर नहीं, लेकिन और सार्वजनिक तौर पर ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन छन छन कर जो खबरें जैसे चलती हैं वैसे आती रही, लेकिन हां प्रत्यक्ष कोई संविधान संशोधन नहीं आया। और फिर 84 में तो इनका, ठीक है, मर्डर ही हो गया। इनके सुपुत्र राजीव गांधी वो प्राइम मिनिस्टर हुए, ह्यूज मेजॉरिटी उनके पास, लेकिन वो नहीं कर सके ऐसे संविधान संशोधन, और उसके बाद तो ये स्थिति ही नहीं बची देश की कि कोई ऐसे संविधान संशोधन कर पाए, ठीक है ना। तो 368 4 और 5 इसे मिनर्वा बिल में चुनौती मिली, और जुडिशियल रिव्यू और सीमित संविधान का संशोधन करने की शक्ति, ये दो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित हो गई, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, एक सवाल ये आया, ठीक है, कि हो तो कि, ठीक है, एक सवाल ये आया कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो विधानों के संबंध में लागू होता है ये संविधान संशोधन को लागू हो सकता है? इसका उत्तर अभी देते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी चूंकि ये अनुच्छेद 13(2) इससे संबंध रखता है, और 13(2) से संबंधित होने के कारण इसका संबंध विधानों से है, यानी जो सामान्य लेजिस्लेशन होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या फिर फंडामेंटल राइट से उसका विरोध, इसको देखते हुए
पूरे विधान को शून्य किया जाए या न किया जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग होता रहा है अब तक। यह सिद्धांत क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू हो सकता है? अर्थात कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा हुआ जिसमें अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं का पालन नहीं हुआ, लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है जिसके संबंध में 368 की अपेक्षाओं का पालन हुआ है और कुछ ऐसा है जिसके संबंध में नहीं हुआ, तो जिसके संबंध में नहीं हुआ, क्या उसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के आधार पर संवैधानिक भाग अर्थात जिसके संबंध में 368 की अपेक्षाओं का पालन हुआ है उससे अलग किया जा सकता है? और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसकी जो अपेक्षाएं हैं उनके मुताबिक अगर वो भाग जो अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के मुताबिक पारित हुआ है वो जीवित बच सकता है, तो क्या उसे जीवित बचाया जाना चाहिए? या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का संबंध सिर्फ विधानों से है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू ही नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(3) दोनों में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 368(3) में क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया कोई संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना जाएगा, यह लिखा है। ठीक है ना, और अनुच्छेद 13 में 13(4) जोड़ दिया 24वें संविधान संशोधन से, ठीक है, जोड़ा गया था कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी, और अनुच्छेद 13(2) से ही संबंधित है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है ना, तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी संविधान संशोधन के संबंध में लागू हो सकता है? यह प्रश्न पहली बार उठा कि हो तो होलोहान वर्सेस जचीलो, और आपको मालूम है कि यह कौन था दल बदल विरोधी कानून जो 52वां संविधान संशोधन, शायद 52वां है, शायद 52nd ये, हम कोई दावा नहीं कर रहे, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके माध्यम से 10वीं अनुसूची, ठीक है, ये जोड़ी गई थी और उसमें दल बदल विरोधी कानून को रखा गया था, वो सारी चीजें आपको मालूम है। इसमें दल बदल विरोधी कानून में यह कहा गया था, दल बदल विरोधी कानून उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान को इस ढंग से संशोधित कर दिया था जिसमें यह कह दिया गया कि आप मूल रूप से जिस पार्टी से चुनकर आए हैं अगर उससे डिफेक्ट करते हैं, और मूल रूप से 1/3 थी जो अब 2/3 हो गई है, और 1/3 से कम की संख्या में डिफेक्ट करते हैं, तो आप संसद की सदस्यता के या संबंधित विधायिका की विधान सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसी कानून में यह लिखा था कि आपने निश्चित संख्या से कम संख्या में अपने मूल दल को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, इस विषय पर छोड़ा है या नहीं छोड़ा, और ऐसे छोड़ने के कारण आप संबंधित विधायिका की सदस्यता के अयोग्य हुए या नहीं हुए, इस प्रश्न का निर्धारण करने का हक किसे होगा? हाउस के पीठासीन अधिकारी को, और उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं मिलेगी, यह लिखा था। इसको चुनौती मिली क्योंकि अब तो मिनर्वा मिल से स्थापित हो गया ना जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। संशोधन की सीमित शक्ति ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप कर ही नहीं सकते। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है? ठीक है, एक चीज और भी है, यह भी कहा जा सकता है कि विधायिका के विशेषाधिकार है, विधायिका से संबंधित मामलों में पीठासीन अधिकारी उनका
निर्णय लेगा। आखिर विशेषाधिकार हनन के मामलों में भी तो न्यायालय को, ठीक है, कोई हक नहीं है। जब हम लोगों ने विशेषाधिकार के संबंध में पढ़ा था तो बात आई थी कि न्यायालय सिर्फ इतना तय करेगा, सिर्फ इतना। ठीक है, केशव सिंह का मामला हुआ था। केशव सिंह के मामले में यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केशव सिंह को विधायिका के विशेषाधिकार के हनन के आधार पर जारी वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस जारी की थी। फिर हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ, ठीक है, गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष ने, और यूपी का ही मामला है। फिर आपका सारे हाईकोर्ट के जजों ने मिलकर उस वारंट को स्थगित कर दिया था। ठीक है, फिर मसला एडवाइजरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह डिसाइड किया था कि भाई विशेषाधिकार हनन यदि हुआ है तो हाउस को डिसाइड करने का हक है। ठीक है, लेकिन विशेषाधिकार हनन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, यह तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमने बार बार कहा कि क्या है, आपको जो शक्ति प्राप्त है क्या आपने उसी का उपयोग किया है? ऐसा तो नहीं उस शक्ति के प्रयोग के नाम पर आपने कुछ और किया है। ठीक है ना, और वो शक्ति आपको जिन मर्यादाओं के अधीन प्राप्त है, क्या आपने उन्हीं मर्यादाओं के अधीन उसका उपयोग किया है? यही तो जुडिशियल रिव्यू है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो हम तय करेंगे कि आपके विशेषाधिकार के हनन के आधार पर ही आपने वारंट जारी किया। ऐसा तो नहीं कि कोई विशेषाधिकार का हनन हो ही ना और आपने वारंट जारी कर दिया हो, ये तो हम देखेंगे। और हैबियस कॉर्पस उसमें जारी नहीं हुई थी, हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल हुई थी, और चूंकि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी आदेश देने की अधिकारिता उन्हें है, तो जमानत पर छोड़ दिया था, ऐसा कुछ था। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत कर रहा था हाईकोर्ट कि वो ये डिसाइड कर रहा था कि विशेषाधिकार का हनन हुआ या नहीं हुआ, ये तय कर रहा था। एक बार ये तय हो जाता कि यस हुआ और उसके बाद हाईकोर्ट जुडिक्शन का प्रयोग करता, तो हाईकोर्ट की गड़बड़ थी, गलती थी। यहां तक तो कोई गलती नहीं थी। फिर अंततः उच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि विशेषाधिकार का हनन हुआ या नहीं हुआ, और उन्होंने यह पाया था कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, और जब हुआ है तो फिर उन्होंने बस वही कि अब आपका मसला हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सजा मिले, और सजाएं निर्धारित हैं। ठीक है, तो यह स्थिति रही थी। तो आखिर हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर जुडिशियल फंक्शन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो जुडिशियल फंक्शन करेंगे तो ट्रिब्यूनल हो गए, ऐसा भी माना जा सकता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल हो गए, यह भी माना जा सकता है। और अगर वो ट्रिब्यूनल हो गए, ठीक है ना, वो हाउस के विशेषाधिकारों का मसला है, और ये, ठीक है, उन्हें न्यायिक शक्ति दी जा रही है, और न्यायिक शक्ति का उपयोग जब भी न्यायालय के अतिरिक्त कोई करेगा तो उसे ट्रिब्यूनल मानेंगे। ठीक है, और जब ट्रिब्यूनल अगर माने तो ट्रिब्यूनल के आदेश से अपील 136 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 226 और 227 में हाई कोर्ट यहां हो सकती है। ठीक है, 136 में तो अपील हो सकती है, 226 और 227 में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, उनके आदेश को 226 में चुनौती दी जा सकती है और 227 में वो, ठीक है, पर्यवेक्षण संबंधी अधिकारिता, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप इस प्रकार से अपनी शक्ति का उपयोग करें। यह स्थिति आ सकती है। तो अब आप कहते हैं कि उनका निर्णय अंतिम होगा। उस एक्ट में लिखा गया, उस संविधान संशोधन में लिखा गया कि उनका निर्णय अंतिम होगा और उनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा आप करना चाहते हो इस विशेष सूरत में, तो फिर यह मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू हर मामले में होना चाहिए। अगर हम ये ना भी माने
अगर हम ये न भी माने कि हर मामले में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, भाई पार्लियामेंट का मामला है, उनके विशेषाधिकार रहते हैं, उनका पीठासीन अधिकारी तय करे, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट को स्वतंत्र मान भी ले, हमने देखा ना कि पार्लियामेंट के कर्मचारी वृंद और सारा कुछ उनका अलग है, ठीक है। तो अगर हम ये मान भी ले कि चलो जुडिशियल रिव्यू इस मामले में आवश्यक नहीं है, पार्लियामेंट वही डिसाइड करे कि कौन उसका सदस्य रहेगा और कौन नहीं रहेगा, तो भी यह मसला उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित प्रतिकूल तौर पर कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसे एंट्रेंस प्रोविजन उन्हें पारित करने की प्रक्रिया के साथ पारित होना चाहिए, अर्थात आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। वो नहीं मिला है, ठीक है, वो नहीं मिला। शंकरी प्रसाद सिंह में भी ये बात उठी थी, लेकिन शंकरी प्रसाद सिंह ने कहा पिथ एंड सबस्टेंस रूल लागू किया था, ठीक है, उसमें पिथ एंड सबस्टेंस लागू किया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू कर, 5 जजेस की पीठ होगी। 3 जजों ने डिसाइड किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू हो सकता है, और जब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होता है तो आपको मालूम है अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट काटकर अलग कर देते हैं। लेकिन उसी सूरत में जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हटा देने के बाद जो कुछ बचा वो स्वतंत्र रूप से सार्थक बना रहे, अगर वो निरर्थक हो जाता है, जो हटाने योग्य है उसे हटाने के बाद, तो पूरे का पूरा शून्य करना ये मजबूरी है, फिर पूरा का पूरा शून्य होता है। लेकिन इसमें 3 जजों ने कहा कि नहीं, काटकर अलग किया जा सकता है और कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उसे लागू किया और इस पार्ट को जो कहता था कि किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, उसे हटा दिया। हटा दिया मीनिंग देयर बाय उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। शेष को संवैधानिक, हटा तो वो सकते ही नहीं। तो जैसे ही वो हटा वैसे जुडिशियल रिव्यू ऑटोमेटिकली आ ही गया, ठीक है ना, क्योंकि फिर तो सीधी बात आ गई कि ट्रिब्यूनल की कैपेसिटी में डिसाइड कर रहे हैं, और ट्रिब्यूनल की कैपेसिटी में चूंकि न्यायालय वो है नहीं, ठीक है, न्यायालय वो है नहीं और न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय कहा जाएगा और उसकी अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी संविधान संशोधन के संबंध में पहली बार इसमें लागू किया गया। अब बस एक बात और, फिर 2 बातें और बचेंगी, तो कल अगर भगवान जी ने क्लास चला दी तो कल ये फाइनल इसमें टच आ जाएगा। एक बात यह है कि क्या संसद जैसे विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन करती है, ठीक है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे होता है, ऐसे ही क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का डेलीगेशन कर सकती है? जो उसकी संविधायी शक्ति है क्या उसे प्रत्यायोजित कर सकती है? यह तो तय हो गया कि संविधायी शक्ति का प्रयोग आप संविधान में जो कुछ लिखा है उसे और, ठीक है, पुष्ट करने के लिए करेंगे, ठीक है ना, यह तो तय हो गया, उसे नष्ट करने के लिए नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या अपनी संविधायी शक्ति को किसी को प्रत्यायोजित कर सकती है? यह सवाल उठा A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसमें उठा। A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है क्या है, लेकिन A.K. रॉय है, बाकी हम कल देख लेंगे। इसमें उठा और किस संदर्भ में उठा? अनुच्छेद 22 में आपने देखा है बहुत सारा पार्ट जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन से, और उसके बारे में जब हम लोगों ने अनुच्छेद 22 पे चर्चा की थी तो हमने भी यही कहा और सब यही कहते हैं कि इसे लागू करने की ताकत 44वें संविधान संशोधन से ही यह कहा गया कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे यानी सरकार यह तय करेगी कि इस संविधान संशोधन को कब से प्रभावी किया जाए, ठीक है ना। तो चूंकि अभी तक
उसे प्रभावी करने के लिए कोई अधिसूचना सरकार ने जारी ही नहीं की, इसलिए वो भाग अभी भी अप्रभावी है अनुच्छेद 22 का, ये आपको बताया गया था। तो सवाल यह है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके माध्यम से अनुच्छेद 22 में वो भाग जोड़ा गया और उसे लागू करने का हक सरकार को दे दिया गया, ठीक है, तो क्या इसे संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन माने? क्योंकि सरकार उसे लागू करने की अधिसूचना जारी करेगी, तो प्रभाव में आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का डेलीगेशन कर दिया है, संविधायी शक्ति प्रत्यायोजित कर दी और सरकार अब यह तय करेगी कि अनुच्छेद 22 किस रूप में भारत के नागरिकों को उपलब्ध होगा, ठीक है। तो प्रभाव में, तत्व में इसे संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन यही माना जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या जो पार्लियामेंट है वो अपनी संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती है, यह प्रश्न उठा। तो कोर्ट का जो रिस्पांस है 3-2, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, और हम 2 के साथ हैं, ठीक है। हमारा मत अपना व्यक्तिगत जो है वो 2 के साथ है। 3 का कहना यह है कि यह संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन है ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन का मतलब है कि वो प्राधिकारी है जिसे संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन हुआ, वो जो चाहे सो संविधान में परिवर्तन कर दे, ठीक है, जो चाहे सो, मीनिंग देयर बाय बेसिक स्ट्रक्चर की मर्यादा के अधीन, जैसा कि विधानों की या विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के मामले में होता है कि उनका सरकार, ठीक है, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए जैसे चाहे नियम बना सकती है, ठीक है ना। यह हुआ शक्ति का प्रत्यायोजन। यहां क्या कहा? यहां कहा यह अनुच्छेद 22 है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसे लागू करने की डेट ये निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन कहां है भाई? ये स्वयं अनुच्छेद 22 में बदलाव थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन है ही नहीं। और आज भी संसद के पास विकल्प है कि संसद चाहे तो अभी अनुच्छेद, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन का वो भाग संशोधित कर दे जिसके माध्यम से इन्हें शक्ति मिली, बात ही खत्म हो गई। तो ये संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी का व्यू ये था कि नहीं, ये संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन है, क्योंकि प्रभाव में जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, ठीक है, जिसके पास संविधायी शक्ति है, उसके द्वारा जो परिवर्तन किया गया उसे रोक रखना, यह भी तो अपने आप में संविधायी शक्ति का ही उपयोग है। रोक भी कोई कैसे सकता है? इसलिए मंडमस जारी होना चाहिए इस सूरत में सरकार के लिए कि वो या तो उसी समय, तत्काल या युक्ति संगत समय के भीतर संविधान संशोधन को लागू करे, क्योंकि उन्हें जो ताकत दी जाती कि वे जब चाहे तब किसी भी चीज को प्रभावी कर सकते हैं। वो इसलिए दी जाती कि किसी भी चीज को प्रभावी होने से जो स्थितियां बनेंगी उनसे निपटने के लिए यदि कोई तैयारी चाहिए तो वो कर लें, इसके लिए उन्हें टाइम मिलता है। यहां संविधायी शक्ति के द्वारा व्यक्त भावना, इसको रोकने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए यह संविधायी शक्ति का ही प्रत्यायोजन है और मंडमस जारी होनी चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है कि बात ज्यादा ठीक है, ज्यादा बेहतर है, लेकिन यह माना गया कि संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की बातों से एक बात तो तय हो गई कि संविधायी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, ठीक है, यह तो तय हो गया। अब जो बचा बामन राव, रघुनाथ राव, ठीक है, संपत कुमार और यलचंद्र कुमार और 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हैं। अगर भगवान जी ने कल क्लास चलाई तो ये कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, नए साल में सीपीसी शुरू करेंगे,
तब तक आप लोग किताबों का इंतजाम कर लीजिएगा।